मित्रहो, आपण क्रमशः ऑनलाईन हिंदी काव्य संमेलनाचा आनंद घेतो आहोत. पहिल्या भागात आपण सुंदर अशा काव्यरचना ऐकल्या आहेत. आत्ता भाग 2 मध्ये आपण सुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे हास्य कवी तथा टीव्ही कलाकार डॉक्टर मुकेश गौतम यांना ऐकणार आहोत. भव्य हिंदी काव्य संमेलन आत्मामालिक शैक्षणिक संकुल कोकम ठाण. चला तर जाऊया काव्य संमेलनामध्ये. जो डॉक्टर मुकेश गौतम मुंबई से हमारे साथ जुटे हुए हैं. डॉक्टर मुकेश गौतम हास्य रस के कवि हैं और रेल विभाग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी संभालते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि हिंदी सम्मेलन के साथ भी डॉक्टर मुकेश गौतम जुड़े हुए हैं और बहुत जगह मतलब हिंदी विश्वविद्यालय में या अन्य जगह डॉक्टर मुकेश जी अपनी कविता हास्य रस के द्वारा प्रस्तुत करेंगे. मैं मुकेश जी से विनती करता हूँ. प्रणाम करता हूँ आप सभी को. मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर. मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है? आ रही है. चलिए, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को. हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को. कुदले जी को विशेष प्रणाम करता हूँ. एक बार उनसे कोपरगांव में आना हुआ था तो उनके दर्शन हुए थे, उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी. उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब कोरोना हो गया. अब कोरोना का रोना नहीं तो हम हिंदी दिवस के आसपास तो मुलाकात हो जाती, नहीं तो कोरोना ने कर दिया रोना सबका. हिंदी मुझे बता देना, मैं अपनी बातें करूंगा. जितने बच्चे सुन पा रहे हैं, जितने प्राध्यापक आपके और जितने अतिथि हैं, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा. मैं आपको हिंदी दिवस की बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में, जैसा कुछ लोग आलोचना करते हैं, मैं नहीं जानता उनका क्या विचार है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारी हिंदी का स्वरूप बहुत बढ़ा है, बहुत विस्तार पाया है हिंदी ने. और हिंदी आज वैश्विक भाषा के रूप में अपना प्रमुख स्थान रखती है. हजारों वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, विद्वानों ने हिंदी को पल्वित पोषित करने का जो काम किया, उसी का परिणाम है कि आज हिंदी न केवल भारत की भाषा है, बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली जो 3 पहली भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा के रूप में हिंदी स्थापित है. दुनिया के सारे देशों में हिंदी विद्वान है. यूनेस्को की जो 7 प्रमुख भाषाएं हैं, उनमें से एक हिंदी है. जैसा कि पहले अपने संबोधन में गौरे जी ने बताया कि लगभग 150 प्रतिष्ठित देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल है. 150 देशों के करीब करीब. जापान में हिंदी का अध्यापन 1908 से होता है और चाइना में भी 1942 से हिंदी पढ़ाई जा रही है. यह हिंदी का अथाह शब्द भंडार है और समृद्ध साहित्य है. उसी का कमाल है कि आज हिंदी संचार माध्यमों में वृहद स्तर पर प्रयोग की जा रही है. सोशल मीडिया पर हिंदी में अपनी बात कहने सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेजी में अपने कुछ शब्द टाइप करते थे और हमें ऐसा लगता था कि हम अपनी बात, अपने अंदर की बात को कैसे कहें, क्योंकि निश्चित ही कोई व्यक्ति अपने अंदर की बात, अपने मनोभाव, अपने विचार अपनी भाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकता है. यही कारण था कि कुछ अभाव सा महसूस होता था. लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज हिंदी सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा है और कितने करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे हिंदी का रोज प्रयोग कर रहे हैं. हिंदी नहीं, हिंदी तो हमारे देश की भाषा है, हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है. हर व्यक्ति को अपनी भाषा से मोहब्बत होनी चाहिए. हमें हिंदी से प्रेम करना है, क्योंकि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, जन जन की भाषा है, देश की भाषा है, संचार माध्यमों की भाषा है, पूरे भारत की भाषा है. लेकिन हमें जो अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनका भी सम्मान करना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी भाषा से मोहब्बत होती है. हर भाषा में प्रेम है और भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं, वो तो बनी ही प्रेम के ऊपर है. प्रेम के ऊपर ही उनका आधार है. प्रेम पर आधारित ही हमारी सारी भाषाएं.
अब तो कहते भी हैं कि हो अगर फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है, और प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, हो अगर अपनी भाषा में तो गाली भी भली लगती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी भाषा से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें हिंदी का विकास करना है, हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है, लेकिन जितनी हमारी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे हिंदी, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कोंकणी हो, आसामी हो, जितनी भी हो, वो सब भाषाएं भी प्रेम की भाषाएं हैं, हमें उनसे भी प्रेम करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी का विकास अंग्रेजी के विरोध के ऊपर आधारित है। नहीं, अंग्रेजी का अपना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी कहीं ना कहीं आपको कार दे सकती है, आपको वैभव प्रदान कर सकती है। अंग्रेजी आपको वैभव प्रदान कर सकती है, कार दे सकती है, बड़े महल दे सकती है, बड़ा अच्छा स्तर दे सकती है, बड़े वैभव दे सकती है, कार दे सकती है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा हिंदी भाषा हमें संस्कार देती है, और संस्कारों को बचाए रखना, संस्कारों को अपनी अगली पीढ़ी में विद्यमान रखना, अपनी वर्तमान पीढ़ी में बचा कर रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमें अपनी मातृभाषा, अपनी खुद की भाषा देती है। गौरव की बात है कि आज हमारी हिंदी बाजार की भाषा भी बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारत जैसा 135-40 करोड़ का देश एक बहुत बड़े बाजार के रूप में सामने आया है, और अगर आप किसी बाजार को टारगेट करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको उसकी भाषा में बात करनी होगी। बाजार ने हमारी जरूरतों को समझा, और आज हिंदी इतनी ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बाजार की भाषा बनी, जिससे रोजगार पैदा हुए, जिससे नए तकनीक के दौर में नए रोजगार पैदा हुए। आज विज्ञापनों की प्रमुख भाषा हिंदी है, क्योंकि अगर बाजार को अपने उपभोग तो उसे उसकी भाषा में बात करनी होगी। इसलिए विज्ञापन की भाषा के रूप में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है। हिंदी आज रोजगार की भाषा बनी है, पूरे विश्व को दिशा देने वाले, पूरी दुनिया को अपने आलोक से चमकाने वाले, दिशा देने वाले, उसका मार्गदर्शन करने वाले, चाहे कबीर हो, नानक हो, रैदास हो, सूर हो, तुलसी हो, मलुकदास हो, बुल्ले शाह हो, ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, जितने भी बड़े महान विद्वान हुए, ऋषि हुए, संत हुए, उनके जीवन में कहीं ना कहीं हिंदी शामिल रही। उन्होंने हिंदी के माध्यम से भी अपनी बात कहने की कोशिश की, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर हिंदी का प्रयोग बहुत बढ़ा है, लेकिन संभावना अभी भी बनी हुई है, हमें प्रयास करना होगा। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि आगामी समय में हमारा देश भारत विश्व का नेतृत्व करे और हिंदी इस दुनिया की प्रथम भाषा बने। हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र के सुदूर क्षेत्रों में जहां जहां मेरा जाना होता रहता है, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों तक में मैं जाता हूं, वहां तक भी आप लोग मुझे पसंद करते हैं, बुलाते हैं। मैं जानता हूं हिंदी से आप लोग प्यार करते हैं, वरना यूं ही नहीं हमारी बहन छाया पाटिल जी या कुदले जी हिंदी के आयोजन करें। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप इस तरह के आयोजन करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज के दिन, आज के इस अवसर पर। हमें देखना होगा कि हिंदी का जो वर्तमान स्तर है, हमें इसको और आगे तक कैसे लेके जाना है। आइए अब मैं कुछ हास्य व्यंग की बात करता हूं आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं भाषण देना मेरे से आता नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा सुना होगा। मैं भाषण देना भी नहीं चाहता, मैं आपको मस्ती के मूड में लेके जाना चाहता हूँ। टेंशन मुक्त हो जाइए कुछ देर के लिए। मुझे बता देना मुझे कितनी देर पढ़ना है गोरे जी, आप मैसेज कर देना, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, मुझे बता देना मुझे कब बंद करना है, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ, और कवि को माइक देना आसान होता है, बाद में उसे छीनना पड़ता है। कवि एक बार शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं है। ये तो भले है जो बच्चे भी सुन रहे हैं, वरना कवियों को माइक देना आसान है, बाद में छीनना पड़ता, बड़ी मुश्किल होती है कवियों को माइक। अच्छा, कवि को एक बार माइक मिलता तो रुकता नहीं है। एक बार तो एक कवि ऐसे ही कविता सुनाता रहा, पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने उसकी शर्ट खींची, बोले हॉल का टाइम खत्म हो गया है और कितनी सुनाएगा। कवि बोला माफ करना यार, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। ऑर्गेनाइजर बोला भले आदमी घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। शुरू हो जाए तो रुकता नहीं। और मैं वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ कि एक बार तो मेरे सामने, आज तो इतने लोग भी ऑनलाइन देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, एलेक्स स्मिथ जी को देख रहा हूँ, पटेल जी को देख रहा हूँ, गाडगे फैमिली से बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं।
वरना मेरे सामने तो एक श्रोता बैठा था पिछले दिनों, फिर भी मैंने 2.5 घंटे सुनाई कुदले साहब, 2.5 घंटे लगातार सुनाई, सामने एक ही सिंगल श्रोता बैठा हुआ था। 2.5 घंटे लगातार कविताएं सुनाने के बाद उसके पास गया, मैंने उससे कहा भाई साहब मुझे लगता है मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं हूँ, मैं साउंड वाला हूँ, माइक वाला हूँ, तू बंद करे तो मैं चलूं। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला भी हूँ। आप बिल्कुल मुक्त होकर बैठिए, मन मचल कर मौन होना चाहिए, हास्य का एक दौर होना चाहिए, मैं सुनाऊंगा बहुत कुछ आपको, पर तालियों में जोर होना चाहिए। तालियां वालियां बजाइए, वहीं पे मुझ तक पहुंच जाएंगी आपकी बात कि आप ताली बजा रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं और अच्छी बात करूंगा। तनाव मुक्त होकर बैठिए। एक कविता आपको सुना रहा हूं कोरोना के ऊपर, गोरे जी पसंद आएगी आपको। कोरोना ने हमारी क्या हालत कर दी है, सारी दुनिया की हालत खराब कर, हर आदमी, हम लोग अच्छे भले थे, मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे के साथ चाय पानी पीते खाते रहते थे। कोरोना आया और सबको घरों में कैद कर दिया। तो कोरोना के इस दौर में क्या हालत हो गई है, शुद्ध हास्य की कविता आप जहां जहां भी बैठे मुझे सुन रहे हैं, आप भरपूर एंजॉय करेंगे और कोरोना को महसूस कीजिए कि कोरोना ने क्या हालत कर दी है, और आप एंजॉय कीजिए इस कविता को, आपको भरपूर मजा आएगा। कुदले सर सुनिए कि थमसी गई ये दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल। आनंद कीजिए, आनंद की कविता है, मैं आनंद देने वाला कवि हूं, मैं सिर्फ हंसी बांटता हूं, उठा के बांटता हूं। और जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की, वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की, और जिंदगी खूबसूरत है गर आदत हो मुस्कुराने की। जिंदगी खूबसूरत है गर आदत हो मुस्कुराने की। मुस्कुराइए, आनंद कीजिए, आनंद के साथ रहिए, आनंद आना चाहिए, आनंद के साथ रहिए कि थमसी गई ये दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल। थमसी गई ये दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल, याद बहुत आते हैं अब तो भाग दौड़ वाले वो पल। थमसी गई है दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल, याद बहुत आते हैं अब तो भाग दौड़ वाले वो पल। सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया परेशान है, कितना और सताओगे यार कोरोना, तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, क्योंकि किसी को पता नहीं है कब जाएगा। डॉक्टर अपना कहता है, सरकार अपना कहती है, नेता अपने कहते हैं, मंत्री अपने, किसी को पता नहीं। तो मैंने सोचा कोरोना से ही पूछ लिया जाए कि थमसी गई ये दुनिया, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। आप तालियां वालियां बजाते रहिए अपने पास बैठे बैठे। चौपाटी सुनसान पड़ी है, बंद इंडिया गेट पड़ा। चौपाटी सुनसान पड़ी है, बंद इंडिया गेट पड़ा। कोई तो दीदार को आए, सोच रहा है ताज खड़ा। चौपाटी सुनसान पड़ी है, बंद इंडिया गेट पड़ा। कोई तो दीदार को आए, सोच रहा है ताज खड़ा। वो सोच रहा है ताज खड़ा। खाली पड़े बाजार सभी, खाली पड़े बाजार सभी, नहीं आदमी एक खड़ा। खाऊ गली में नहीं दिखता आदमी खाते पाव वड़ा। खाओ गली में नहीं दिखता आदमी खाते पाव वड़ा। जीवन की इन मौत से आखिर कितना तुम तरसाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। बहुत बढ़िया। और जगह और सुनिए कोरोना, अरे अभी तो आनंद के पल शुरू हुए हैं सर, आनंद लीजिए। सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी। सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी। पहन पहन कर थक गए हैं हम निक्कर और बनियाने भी। सारे ऑफिस बंद, अरे जो भी देखो घर में, अगर जो ऑनलाइन बैठे हैं ना, ये तो आप अच्छे हैं ऑफिस में बैठे हैं ऑनलाइन ना, जो घर पे ऑनलाइन होते हैं वो ऊपर भले ही जैकेट पहन ले, नीचे बरमूडा ही है। सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी। पहन पहन कर थक गए हैं हम निक्कर और बनियाने भी। अलमारी से जींस हमारी झांक झांक कर पूछ रही, अलमारी से जींस हमारी झांक झांक कर पूछ रही। अलग अलग रंगों वाली सब शर्ट भी हमसे पूछ रही। कब हमको पहनोगे बाबू और परफ्यूम लगाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। लोकल का घंटों का सफर भी जैसे मिनटों में कट जाता था। लोकल में यात्रा करते हैं तो पता नहीं चलता था साहब, जब मस्ती में चलते। लोकल का घंटों का सफर भी जैसे मिनटों में कट जाता था। प्रेम भाव था सबके साथ में, सुख दुख भी बट जाता था। पता नहीं चलता था काम में कैसे कब होती थी शाम।
पता नहीं चलता था काम में कैसे कब होती थी शाम, पर वीडियो कोच में आते ही फिर मिट जाती थी सारी थकान। वीडियो कोच में आते ही फिर मिट जाती थी सारी थकान। जीवन की इन सुंदर घड़ियों से कितना तुम तरसाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। एंजॉय कीजिए, मस्ती की अगली लाइनें आपको दे रहा हूं। कलाकार सब घर बैठे हैं, चुप हैं सारे गायक भी। कलाकार सब घर बैठे हैं, चुप हैं सारे गायक भी। परेशान है बॉलीवुड के नायक भी खलनायक भी। कलाकार सब घर बैठे हैं, चुप हैं सारे गायक भी। परेशान है बॉलीवुड के नायक भी खलनायक भी। गीतकार भी घर पर ही अब रचते रोज छंद व गीत। गीतकार भी घर पर ही अब रचते रोज छंद व गीत। पर बिना मंच के कहां मजा जब सुनने वाला ना हो मनमीत। बिना मंच के कहां मजा जब सुनने वाला ना हो मनमीत। और बंद थिएटर सोच रहे हैं, बंद थिएटर सोच रहे हैं, कब हाउसफुल का बोर्ड लगाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। और कोरोना ने और क्या हालत खराब करी। आप तो, हम सब लोग मस्ती के उत्सव धर्मी लोग हैं, भारतीय लोग जितने भी हैं उत्सव में विश्वास करने वाले उत्सव धर्मी लोग हैं। हम तो घर में शादी ब्याह भी होती है तो एक हफ्ता उसी में मस्ती में गुजार देते हैं। लेकिन शादियों की क्या हालत हो गई है कि भूल चुके हैं जैसे हम वो शादियों वाली रात। भूल गए हैं जैसे हम वो शादियों वाली रात। पर 2 कारों में जाती है अब दुल्हे संग बारात। 2 कारों में जाती है अब दुल्हे संग बारात। भूल चुके हैं जैसे हम वो शादियों वाली रात। 2 कारों में जाती है अब दुल्हे संग बारात। और शादी ब्याह की सारी उमंगे, शादी ब्याह की सारी उमंगे यूं ही धरी रह जाती। डीजे पर जब लेट लेट कर नाचे ना बाराती। शादी ब्याह की सारी उमंगे यूं ही धरी रह जाती। डीजे पर जब लेट लेट कर नाचे ना बाराती। और पंडित जी भी पूछ रहे हैं, पंडित जी भी पूछ रहे हैं कब मंत्रोच्चार कराओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। मस्ती के मूड, मस्ती में रहिए बस थोड़ा सा और। चिढ़ा रहे हैं एटीएम, सबकी हालत वही है गुरु, चाहे मैं हूं चाहे आप, सबकी हालत वही है। चिढ़ा रहे हैं एटीएम भी बैलेंस जीरो बता रहे। चिढ़ा रहे हैं एटीएम भी बैलेंस जीरो बता रहे। एफडी पहले ही टूट चुकी अब किस्तों वाले सता रहे। एफडी पहले ही टूट चुकी अब किस्तों वाले सता रहे। बंद है होटल और थिएटर, बंद है होटल और थिएटर, खेल कूद भी बंद है सब। बंद है होटल और थिएटर, खेल कूद भी बंद है सब। मैदानों की घास पूछती बच्चों आओगे तुम खेलने कब। मैदानों की घास पूछती बच्चों आओगे तुम खेलने कब। और आंसू बहाता पूल पूछता, आंसू बहाता पूल पूछता कब आकर आप नहाओगे। अरे यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। आखिरी लाइन है इस कविता की। बिल्ली जैसी आंखों वाले तुम खाते चूहे गीदड़ भी। समझिए मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, एक देश हमारा पड़ोसी। बिल्ली जैसी आंखों वाले खाते चूहे गीदड़ भी। बिल्ली जैसी आंखों वाले खाते चूहे गीदड़ भी। कुत्ते और मेंढक भी खाते खा जाते चमगादड़ भी। कुत्ते और मेंढक भी खाते खा जाते चमगादड़ भी। तुम भी असली चीनी हो कोरोना, तुम भी असली चीनी ही हो कोरोना, जो छुपकर हमला करता है। पर ये वीर शिवाजी का भारत है, नहीं किसी से डरता है। पर ये वीर शिवाजी का भारत है, नहीं किसी से डरता है। जल्दी ही तुम भी मेरे देश में खुद को पराजित पाओगे। तुम ही जानो छोड़ कोरोना आखिर तुम कब जाओगे। चले जाएगा, सब चला जाएगा, जिंदगी दोबारा पटरी पे आएगी। हम लोग फिर दोबारा ऐसे ही मिलेंगे। आप ये भावना रखिए, आनंद कीजिए, बिल्कुल टेंशन में मत रहिए। मैं टेंशन भगाने वाला कभी हूँ, लेकिन लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। गौरे जी, मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन, वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 200 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा राइट, फिर बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, बड़े पिताजी, वो भी 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे तो मैंने कहा काहे की टेंशन है। वो बोले यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा।
तो लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। टेंशन मुक्त रहिए। मैं जितनी देर हूँ उतनी देर आपकी गारंटी है कि आपकी टेंशन नहीं रहेगी। ये बिल्कुल। मैं तो एक और दोस्त के घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूँ एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोला टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? लोग इतने दूर तक की सोच कर टेंशन लेते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मस्ती में रहिए, क्योंकि मैं तो मस्ती देने वाला आदमी हूँ। अच्छा, लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। कुछ लोग टेंशन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ? वो बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजा ले रहा है? वो बोले कुछ नहीं अंकल, मिश्रा जी का टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख कर ही मजा ले लेते हैं। इसलिए टेंशन में नहीं रहना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरे यहाँ एक हरदीप सिंह रहता है, हरदीप सिंह, सरदार जी हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप, वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काय को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास ही है। तो कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। इसलिए मस्ती में रहो, कोई टेंशन मत लो, क्योंकि कल का दिन किसने देखा? टेंशन लेने का नहीं, मस्ती में रहना चाहिए, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोए क्यों? अरे जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों? जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों? हंसना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। लेकिन हंसना आदमी के लिए, हंसना बिना, और मैं तो कहता हूँ साहब, जो जोर जोर से चिल्लाए वो होकर नहीं होता। हंसने के लिए आदमी के अंदर से आवाज आनी चाहिए। आप अंदर से मस्ती है, अपने आप हंसते हैं। कि जो जोर जोर से चिल्लाए वो होकर नहीं होता, बिना मतलब गुलाटी मारे वो जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। इसलिए मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। जितनी देर आपके बीच हूँ आप एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर और आपके बीच हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैंने पहले ही कहा मैं टेंशन भगाने वाला। अच्छा, कुछ लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मेरे यहाँ एक लड़का बड़े जोर जोर से हंस रहा था। बस लोग कैसे, कहाँ से टेंशन लेते हैं, कहाँ से लोग टेंशन लेते हैं? मैं तो जानता हूँ, मेरे को टेंशन दे दी पिछले दिनों। मैं एक चैरिटेबल प्रोग्राम कर रहा था। मैंने मेरे पड़ोसी से कहा, मैंने कहा भाई साहब ये संगठन संस्था को आप भी कुछ दान कर दो। उसने 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया मुझे, 2.5 लाख रुपए। मैं बोला यार ये आदमी कभी किसी को चाय नहीं पिलाता, इसने 2.5 लाख रुपए डोनेशन दे दिए। मैंने चेक को चेक किया। अरे मैंने कहा भाई साहब चेक पर साइन तो करो। तो बोले साइन नहीं करूंगा, इसी को गुप्त दान कहते हैं। तो कोई मुझे टेंशन आई। लोग कहाँ से टेंशन देते हैं? टेंशन कभी भी आ जाती है। आप मस्ती में रहिए। कवि हूँ, कवियों को साहब लोग बुलाते नहीं। आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते और सुनते हैं, वरना कवियों से लोग बचकर भागते हैं। मैं तो फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुखलाल है, लेकिन मैं बहरा हूँ। तो लोग बचते हैं भाई साहब अपने से। आप तो भले आदमी जो बुलाते हैं और सुनते हैं। अच्छा, एक प्रोग्राम में, मैं पहले बताया मैं बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि भी हूँ। एक प्रोग्राम में तो मैं ऐसे ही कविता सुना रहा था, सामने से एक आदमी आया, उसने पत्थर उठाया और मेरी तरफ निशाना लगाया। मैंने कहा सर अगर पसंद नहीं आ रही है तो बैठ जाऊं? वो बोले नहीं सर आप तो सुनाओ, आप तो हमारे मेहमान हैं। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो आप जानते हैं कि मैं ये गौरे जी और योगेश जी के सौजन्य से आया हूँ, और मैं तो वैसे भी बहुत दूर बैठा हूँ। ये आपके अपने आदमी और वही है आपके पास में, आप इनसे कभी भी नहीं मटते रहना। बड़े मस्ती का समय है साहब, बड़े मस्ती में आप यूं ही एंजॉय करते रहिए। कवियों की स्थिति बड़ी विचित्र है। अच्छा, पहले किसी शायर, मैं तो बताया था, कभी भी ऐसे मुझे इशारा कर देना, मुझे कब खत्म करना है मुझे बता देना है, क्योंकि मैं शुरू होता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा आपको। क्योंकि एक कवि तो ऐसे ही कविता सुना रहा था, तो गौरव जी उसने कविता सुनाई, कुदले सर उसने कविता सुनाई। कुदले सर हैं कि चले गए हैं ना? सर रुकिएगा, मैं किसी भी दिन आऊंगा फिर कोपर गांव आपके दर्शन करने, बाबा के और आपके दोनों के दर्शन करूंगा। मतलब कवि ऐसे ही होते साहब। एक कवि तो ऐसे ही कविता सुना रहा था, बोले ये जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कविता लिखने में मुझे पूरे 10 साल लगे। सामने से एक श्रोता खड़ा होकर बोला, बोले सर सुनाने में कितने लगेंगे? तो कवियों की स्थिति ऐसी होती है, ऐसी कवियों की। अच्छा, कवि बेचारे बड़े शरीफ आदमी होते हैं, बड़े शरीफ होते हैं। एक कवि ने तो एक कवि सम्मेलन में इतनी लंबी 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 और बोर कविता सुनाई कि सामने बैठे एक श्रोता की डेथ हो गई। कवि के ऊपर मुकदमा चला, जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई।
फांसी की सजा सुनाते जज ने कहा कि हे कवि, तेरी लंबी और घोर कविता सुनने से श्रोता की डेथ हो गई, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। कवि बोला, सर वही कविताएं आपको भी सुनानी चाहता हूँ। तो ये स्थिति कवियों के साथ होती है। लेकिन कवि बड़े अच्छे होते हैं साहब, आप बड़े भले लोग हैं जो कवियों को बुलाते हैं। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। जैसे परंपरा है हमारे यहाँ, काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, वसीम बरेलवी जी हमारे दोस्त हैं। हर कवि और शायरों के नाम से शहरों की पहचान होती थी सर। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, यहाँ तक लोगों ने झेला। एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे, यहाँ तक भी लोगों ने झेला। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हों तो उस घर का भगवान ही मालिक। एक घर में एक से ज्यादा कवि हों तो उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हों तो उस घर की क्या दुर्दशा होती है, आप तक पहुंच जाएगी मेरी बात। शुद्ध हास्य की बात है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत 4 रुबाई, फिर दुल्हन ने 5 गीत 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला, दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी, और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। तो कवियों को कोई सुनने वाला मिल जाए, समझो भगवान है, मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं कविता आपको आनंद देती है, कहीं ना कहीं कविता आपके मनोरंजन के साथ आपको संदेश भी देती है। और सफल जिंदगी का यही उसूल है, एक सफल जिंदगी का बस यही उसूल है, हंसना ही जिंदगी है, रोना फिजूल है। हंसना ही जिंदगी है, रोना फिजूल है। और जिंदगी उत्सव है, उत्सव सदा चलता रहे। ये जिंदगी उत्सव है, उत्सव सदा चलता रहे। और आंसुओं की धार पर भी कह कहा चलता रहे, आंसुओं की धार पर भी कह कहा चलता रहे। आनंद लीजिए। बस मुझे बता दीजिएगा मुझे कब खत्म करना है। आप तनाव मत लीजिए, मैं तो पहले ही कहा मैं तनाव भगाने वाला आदमी, और वरना तो मैंने बताया कवियों से बच के भागते हैं लोग, मैं टेंशन भगाने वाला कवि हूँ। अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, देखिए हम लोग कहाँ कहाँ से हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। सोशल मीडिया का ही दौर है आजकल। हालांकि सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक है। आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूँ फेंकबुक। फेंकबुक 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं है, वो भी फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि चाइना की हवा कैसे निकाली जाए। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो भी फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि ट्रंप के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। ये फेसबुक क्या हालत पहुंचा दी हमें साहब, फेसबुक सोशल मीडिया में। इसलिए कहता हूँ कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही भालू हैं, शक्ल से भले ही भालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर शक्ल से भले ही भालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप के मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। दिमाग कितना है लोगों, फेसबुक में सोशल मीडिया वालों। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई। यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले।
दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले, शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। ये सोशल मीडिया इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या हालत कर। एक दिन तो एक लड़की अपने पिताजी के पास आई, बोले पापा पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती हूँ। बाप को टेंशन आ गई, बोले बेटा अब कब हुआ। लड़की बोली एक वेबसाइट पर हम दोनों की पहचान हुई, फेसबुक पर हम दोनों की दोस्ती हुई, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर 6 महीने तक हम दोनों ने प्यार किया। बाप भी सोशल मीडिया का बीमार, बोले वेरी गुड बेटा अब तुम ट्विटर पर शादी कर लो, फ्लिपकार्ट पर बच्चे ऑर्डर कर देना, जीमेल पे रिसीव कर लेना, और अगर पति पसंद ना आए तो OLX पे बेच देना। हेलो, हाँ सर, सुन रहे। अच्छा चलिए चलिए कोई बात, बस मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ, कोई बात। इसलिए आप आनंद कीजिए। और मैं तो कहता हूँ देखिए बदलाव का दौर है, समय भी बहुत हो गया है क्योंकि आप सब बच्चे उच्चे सब जुड़े हुए हैं, इसलिए आप आनंद कीजिए, मस्ती कीजिए। मैं तो मस्ती देने वाला कवि हूँ, मैं सिर्फ मस्ती बहाने का काम करता हूँ। आज जिसके जीवन में मस्ती है उसी की समझो हस्ती है, वरना तो जीवन में बस मौका परस्ती है साहब, क्या रखा है, कुछ नहीं है। आनंद कीजिए, बड़ा विचित्र दौर है, बदलाव का दौर है। आप बड़े बदलाव के दौर को जी रहे हैं। बदलाव कैसा कैसा आया, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप जीवन में उपयोगी बनो, ये बेहद जरूरी। जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, जितने छात्र मेरी बात सुन रहे हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ों के लिए भी अच्छी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप जीवन में उपयोगी हो, ये बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जीवन में वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप सामने वाले की वेदना पढ़नी सीख लीजिए जीवन में, ये बेहद जरूरी है। हमें क्या क्या बदलाव लाना है अपने अंदर, क्योंकि बदलाव, समय कितना बदला। पहले हम लोग भावुक होते थे इसलिए रिश्ते बनाते थे, फिर हम प्रैक्टिकल हुए, हमने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, जहां फायदा उठाया जा सकता है हम वही रिश्ते बनाते हैं। कितना बदलाव आ गया। बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में हमने औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग किया, तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चले या APJ अब्दुल कलाम मार्ग पर चले, फर्क जब पड़ता है जब हम APJ अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चलें। इसलिए अपने आप में बदलाव लाइए, आनंद कीजिए। मैं अंतिम रूप से एक कविता, छोटी सी, सिर्फ 1 मिनट की कविता पढ़ूंगा, उसके बाद विराम दूंगा अपनी वाणी को। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। अंतिम रूप से 1 मिनट कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, अरे वो लम्हा भी तो पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से, परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर महकना चाहिए, आपके चरित्र से खुशबू आनी चाहिए। इसलिए कहता हूं कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना ये चाहता हूं, जितने बच्चे, जितने छात्र इस बात को सुन रहे हो, आप गांठ बांध लेना मेरी एक बात। जितने प्राध्यापक हैं आप बच्चों को समझा देना, जितने दूसरे लोग सुन रहे हैं, पालक सुन रहे होंगे बच्चों के, वो अपने बच्चों को बता देना। 1 मिनट की एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप समझ लेना, अपने बच्चों को बता देना, छात्रों सुन लेना कि जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको फूलना नहीं है, और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। आनंद की, सच और झूठ का क्या फर्क होता है, बड़ा छोटा क्या होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आदमी का काम उसको बड़ा बनाता है, आदमी का काम उसको छोटा करता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, और आदमी बहुत बड़े 1100 एकड़ के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। इसलिए कहता हूँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कही है। अपनी वाणी को विराम दूंगा इसके बाद कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। जब किसी की प्रशंसा होती है, मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई, मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी फिर किनारों से जोर से टकराई, फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की।
चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई हम मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूँ। आप जैसे सुनने वाले लोग हैं इसलिए हम हैं, हमारा कोई वजूद है, नहीं तो हम भी कहीं घर में कोने में बैठकर कविता लिख रहे होते। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूँ। वो छोटी है पर मीठी है, वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूँ, खारा हूँ, ठहरा हूँ। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सब लोगों को हिंदी दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, जिसके लिए शब्द नहीं है। शायर के ही शब्दों में कहना है तो आपकी हर अदाओं से हमें प्यार। सामने सामने अगर कार्यक्रम हो तो बिल्कुल प्रेक्षकों को मन बहलाने वाला ऐसा एक अनूठा, ऐसा कवि, एक हस्ती है। धन्यवाद सर।